हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी विद शुभेंद्र। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि बोर्ड के लेवल से आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस लेक्चर से आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता चलेंगी और कुछ नई भी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर पढ़ा होगा तो उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पर स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसीजर को हम समझेंगे 10 से 15 मिनट के लेक्चर में। और हम कल के लेक्चर में लेके आएंगे हार्मोनल कंट्रोल। तो पहले से ही पढ़ के रखिएगा कल, और आपको ज़्यादा समझ में आएगा जिससे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में डाला करिए, और अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना हुआ करे तो वो भी डाल दिया करिए। जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस के इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें स्पर्म को दिखाया गया है, जिसमें हेड, बॉडी और टेल तीनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? मेनली कितने? 3। वैसे कई कई बुक में नेक भी पार्ट दिया हुआ है। ये हेड है, ये बॉडी है, और ये इसकी क्या है? ये इसकी टेल है। इसकी क्या है? टेल है। एक अगर रफ डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा ये डायग्राम दिखता है, ऐसे करके, ठीक है। और ये बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये एक्रोसोम, और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल सेक्शन होता है, यानी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियाज उपस्थित होते हैं। चलिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि नर में वृषण के अंदर, अब देखिए वृषण क्या होते हैं कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, कौन सा? पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वहां पर क्या उपस्थित होते हैं? नर में। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नर में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल बोलते हैं, ठीक है। तो नर में जो पाए जाते हैं क्या? वृषण। वृषण, दोनों वृषण एक दूसरे के हल्का सा ऊपर और नीचे स्थित होते हैं, जिसके कारण ये आपस में टकराए नहीं। क्योंकि कोई चीज जब एक ही जगह पर स्थित होगी ऐसे करके तो इसके डैमेज होने के खतरे ज्यादा रहते हैं, ये इसीलिए हल्के से ऊपर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण एक दूसरे पर ये क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है ये आपस में टकराते नहीं, यानी डैमेज नहीं हो पाते हैं। और देखिए यहां पर आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई अगर हम कह दें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कहां पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है? हमारे वृषण में। कहां पर हो रहा है? वृषण। क्या कहते हैं इसको? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। सॉरी। अब देखिए यहां पर वृषण जो है, तो वृषण में किसका निर्माण हो रहा है? स्पर्म का। किसका निर्माण हो रहा है बेटा? स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणुओं का, या शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। अब शुक्राणुओं के निर्माण की इस प्रक्रिया में जब हम कहेंगे कि शुक्रजनन क्या है, तो शुक्रजनन नर में वृषण में, नर के वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम शुक्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शुक्रजनन कहते हैं। अब देखिए शुक्राणु बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ लेता है कि शुक्राणु कितने टेम्परेचर पर बनते हैं, तो आप जानते हैं वृषण का जो ताप होता है वो शरीर के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कितना होता है? कम होता है। अब शरीर का तापमान कितना होता है बेटा? शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अब देखिए इतना टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसीलिए हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि एब्डोमेन के बाहर होते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके एब्डोमेन के अंदर भी होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन का मतलब उदर गुहा। एब्डोमेन का मतलब क्या होता है? उदर गुहा, ठीक है। अब हमारा सिर, वक्ष और उदर,
ठीक है, सिर भाग, वक्ष भाग, वक्ष का मतलब छाती जिसको बोलते हैं, और उदर का मतलब नीचे का हिस्सा। तो उदर भाग में कहाँ होते हैं भाई, ये हमारे एब्डोमेन के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर होती है, उदर गुहा के अंदर होती है, जैसे हम एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी में जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, उदर गुहा के अंदर, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जब जनन का इनका प्रक्रिया आती है, तो उस समय क्या होते हैं, टेस्टिस इनके शिफ्ट कर जाते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं, एब्डोमेन के बाहर आ जाते हैं। तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, यहां से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। अब देखिए टेम्परेचर रेगुलेशन में टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं, जिनको हम क्रीमेस्टर मांसपेशियां क्या बोलते हैं, मांसपेशियां। ये ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो क्या करती हैं, तापमान नियंत्रित करती हैं, यानी ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सेल्स होती हैं, जिनको हम क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि क्रीमेस्टर मसल जो होती है वो क्या करती है, टेस्टिस यानी वृषण का ताप नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सेल्स है, ठीक है, जहां पर यानी सेल्स नहीं मसल्स हैं, ठीक है। चलिए इस प्रोसीजर को तो हम समझ गए कि नर में वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन की प्रक्रिया। अब देखिए शुक्र जनन की प्रक्रिया में आपने क्या क्या पढ़ रखा है, शुक्र जनन की प्रक्रिया में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। तो वहां पर जब आप पढ़े थे तो कहा था कि भाई एक 2n सेल है, 2n सेल का मतलब यहां पर कितने हैं, जिसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। यहां पर कितने क्रोमोसोम हैं, यहां पर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। ये 46 क्या है बेटा, गुणसूत्र। अब आप जानते हैं कि जो नर में जो क्या होता है, जो क्या होगा बेटा, जो होगा शुक्राणु, जो होगा क्या, शुक्राणु। अब शुक्राणु जो है वो एक एन, जिसको हम आगुणित सेल बोलते हैं, यानी आगुणित कोशिका बोलते हैं, आगुणित कोशिका, ठीक है। आगुणित और एक होती है आपकी कौन सी, द्विगुणित, द्विगुणित कोशिका। अब देखिए द्विगुणित का मतलब 2n, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, n। इसको इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, और इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, डिप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो यहां पर क्या होता है, जब होगा क्या, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन। आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जहां पर गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, यानी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई जो 2n थी वो किसमें एक और 2n बना ली, यानी इसी की कॉपी कर दी उसने, इसकी क्या कर दी, कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद कहेगा अब मियोसिस हो रहा है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी ये अलग अलग, अगर यहां पर 46 थे तो यहां पर भी कितने होंगे, 46, और यहां पर होंगे कितने, 23, और यहां पर भी होंगे 23। अर्धसूत्री, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा होता है, कैसा होता है कि ये क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग कोशिकाएं यानी हैप्लॉइड हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये भी विभाजन, इसमें भी विभाजन होगा, और इसमें पुनः फिर से विभाजन होगा, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए ये द्वितीय होगा, यानी ये सेकंड होगा। ये कैसा होगा, ये सेकंड होगा। यहां पर भी क्या होगा, n और n। अब देखिए यही क्या चेंज हो जाते हैं, स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ये किसमें, स्पर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, स्पर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। अब स्पर्मेटिड और ये क्या, स्पर्म है, ये स्पर्मेटिड और ये स्पर्म हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको बताता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे।
अब देखिए पहला अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, लेकिन जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो देखिए यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ, यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ। तो क्या हम इसको समसूत्री विभाजन कहें? भाई जैसा हमने पढ़ा है कि समसूत्री विभाजन में एज इट इज, जैसे यहां पर समसूत्री विभाजन में 2n कोशिका 2n में परिवर्तित हो गई, यानी कि 46 वहां पर भी थे और 46 यहां पर भी। सम मतलब समान सूत्र, यानी समान रहेगा, वहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद चलो मान लिया, फिर उसके बाद 2n में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, किताब में भी ये लाइन लिखी हुई है। तो यहां पर भी क्या हुआ, n और n यानी 23 इधर हो गए 23 इधर हो गए, तो कुल मिलाकर के ये दोनों 46 गुणसूत्र। लेकिन जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर भी तो n है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर अगर कितने थे 46 थे, यहां पर बेटा कितने थे 46 थे, जिसको हमने 2n बोला था। 46 के बाद ये कितने हो गए 23 हो गए, ये भी कितने हो गए 23 हो गए। उसके बाद हमने इसको भी 2 बार कहा और हमने इसको भी 2 बार कहा, तो क्या यहां पर 11.5 हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए जब हम अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ते तो वो विभाजन की एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन एक और भी चीज आप इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए कि ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये एज इट इज यानी सिमिलर जो है वो किसके सिमिलर है, समसूत्री विभाजन। अब देखिए यहां पर कहेगा भाई अर्धसूत्री विभाजन में, समझ लीजिए अर्धसूत्री विभाजन में जब द्वितीयक यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो बिल्कुल एज इट इज जो सिमिलर होता है वो किसके सिमिलर होता है, समसूत्री विभाजन के। किसके सिमिलर होगा, समसूत्री विभाजन के। तो यहां पर इसीलिए यहां पर जो n सेल्स थी जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन किया तो यहां पर क्या वो एज इट इज वैसे ही क्रोमोसोम नंबर वहां पर हाफ नहीं होगा। तो ये अर्धसूत्री जो सेकंड अर्धसूत्री यानी द्वितीय अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वो किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन, जहां पर कोई भी गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो यहां पर इस चीज को क्या कर लें, मार्क कर लें कि ये किसके सिमिलर है बेटा, ये किसके सिमिलर है, यहां पर लिख भी लीजिए सिमिलर। ठीक है, किसके समान है, किसके समान है, तो वो समसूत्री के समान होता है, जिसके कारण यहां पर गुणसूत्रों की संख्या हाफ नहीं होती। चलिए इस चीज को एक थोड़ा सा बड़ा व्यू करके दिखाते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, जिससे और आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए इस वाले डायग्राम प्रेजेंटेशन में आप देखिए, और इस डायग्राम के लिए तो 110% लाइक तो बनते ही बनते हैं। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के इस प्रोसीजर में, स्पर्मेटोजेनेसिस के इस प्रोसीजर में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर टेस्टिस क्या दिखाया गया है, टेस्टिस। अब टेस्टिस ये पूरा क्या है, एक टेस्टिस का, ये देखिए टेस्टिस के अंदर भाई आर्टरी और वेन्स जो ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, जो क्या कर रही है, ब्लड को सप्लाई कर रही है। एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस जो क्या कर रही है, स्पर्म को लाने और ले जाने का काम करेगी, यानी ले जाने का कार्य करेगी। ये इधर इस साइड में वो क्या दिखाया गया अभी मैं आपको बताता हूं, पहले इधर देख लेते हैं। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, अब देखिए वृषण के अंदर जैसे हम बात करें ऐसे वृषण के अंदर तो क्या करते हैं, ये ऐसे सेक्शंस बने हैं, ये ऐसे क्या बने हैं, सेक्शन। अब इनके अंदर क्या पढ़े हैं, सेमिनिफेरस ये ट्यूब्यूल्स पढ़े हैं, ये क्या पढ़े हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़े हुए ऐसे करके। तो यहां पर क्या किया गया, देखिए ये सेक्शन अलग अलग दिखा रहा है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे गया है, इधर चला गया, फिर इधर से इधर, फिर ये और ऐसे करके ये आपको वहां से भी दिखाई दे रहे होंगे ऐसे करके। तो इसमें आपको दिखा दे, अब इसके बीच में जो ये पड़े हुए हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी क्या कर दिया गया है, इससे बाहर निकाल लिया गया है और इसको भी जूम करके आपको दिखाया गया और इसकी काट करी गई, यानी अनुप्रस्थ काट काटी गई है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट काटने के बाद उसके अंदर हम देख पा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर। किसका प्रोसीजर, स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या प्रोसीजर है भाई, स्पर्मेटोगोनिया। उससे भी पहले क्या, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बनाएंगे आपका क्या, स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, माइटोटिक, हमने बताया था समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। फिर बनेंगे क्या, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे वो मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अलग हो जाएंगे। अब ये बनाएंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये जब
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे तो उसके बाद फिर से पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसा अभी हम पहले पढ़ भी चुके हैं। द्वितीयक जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो स्पर्मेटिड का निर्माण करेंगे और ये बनेंगे क्या, मैच्योर स्पर्म बनेंगे। ये क्या बनेंगे, मैच्योर स्पर्म बनेंगे। और मैंने अभी बता दिया सेकंड जो होगा ना, यहां पर अगर लेते चले आते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, आपका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर n हो जाएगा और n हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी क्या n n n और n, ये क्या था आपका 2n था, ये क्या था आपका 2n था। ऐसे करके आप ये सारे के सारे n है, ये क्या है सारे के सारे, ये सारे के सारे n है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें दिखाई गई भाई, सर्टोली सेल्स, भाई पोषण कहां से मिल रहा है, शुक्राणु को पोषण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस से शुक्राणुओं को पोषण कहां से मिलता है, इस सर्टोली सेल से, ठीक है, सर्टोली सेल से इन्हें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहां पर एक्रोसोम अलग अलग दिखाया गया कि एक्रोसोम अभी मैंने बताया था। अब स्पर्मेटिड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है तरल पदार्थ, जो उसके अंदर तरल पदार्थ, और स्पर्म का हेड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग प्रोसीजर आपको दिखाए गए, यानी कि अलग अलग आपके पार्ट दिखा दिए गए, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उसके बारे में टॉकिंग करेंगे कि भाई जो आपका वो था पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल, कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो उस चीज को बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे कि वहां पर हार्मोन्स कैसे अपना परफॉर्म कर रहे हैं, कहां कहां पर वो एक्ट करने का कार्य करते हैं, तो हमारे इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर को वो संपन्न कर पाते हैं, यानी कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम चीजों को और भी अच्छी तरह से समझेंगे। यहां पर अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के इस पूरी प्रक्रिया में ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए यहां पर लिखने वाले प्रोसीजर में क्या करना है भाई, पहला क्या होता है कि द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है कि वो एक कोशिका का निर्माण करते हैं जो कि द्विगुणित कोशिका होते हैं। द्विगुणित कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत वो अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं तथा द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन जो कि बिल्कुल किसके समान होता है, समसूत्री के समान होता है, वो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटिड कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। और यही स्पर्मेटिड एक मैच्योर यानी वयस्क शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन की प्रक्रिया कहते हैं। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, और उसके बाद आपका ये पूरा आप लिख देंगे तो आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी और वहां पर सारी की सारी चीजें आपकी वहां पर सेट हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने आपको अभी बताया ही था, जैसे कि पिछले वाली स्लाइड में जो मैंने बताया था कि यहां पर नर में भाई नर की ही तो बात करें तो नर में वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे थे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे कि लगभग इनका टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जो भट्टी वगैरह में काम करते हैं उनके अंदर उतना ज्यादा, जैसे कि भट्टी ज्यादा देर तक ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो उनमें उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि उतना ज्यादा स्पर्म नहीं बनते हैं, स्पर्म काउंट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद लोकेशन भी बता दी कि एक ऊपर और एक नीचे होती है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में तो 98.6 फॉरेनहाइट बताया। क्रिमेस्टर जो मसल्स थी, मांसपेशियां थी, वो क्या कर रही थी, यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेटरी मसल्स की तरह काम कर रही थी। तो इस चीज को भी मैंने बताया। उदरगुहा में, हमारे उदरगुहा में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जब प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, कहने का मतलब जब समय से पहले ही डिलीवर हो जाता है बच्चा, तो उस समय उसके टेस्टिस, अगर मेल बेबी है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो मेल बेबी है तो उसकी जब हम बात करते हैं तो वो टेस्टिस उसके अंदर ही रहते हैं। तो डॉक्टर्स 2 महीने 3 महीने तक वेट करते हैं कि टेस्टिस जो हो जाएं वो अपने पोजीशन पर आ जाएं, बट अगर नहीं आते तो फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो वहां पर चीजों को समझना होता है कि भाई अगर 8वें महीने में, 7वें से 8वें महीने में कहते हैं कि 8वें महीने में वो जो टेस्टिस होते हैं, मेल बेबी में जो टेस्टिस होते हैं वो अपना स्थान पर यानी कि स्क्रॉटल एरिया में आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर आना स्टार्ट कर देते हैं, वो 8th मंथ होता है। लेकिन अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है तो उसमें क्या होगा भाई कि अभी टेस्टिस तो अपने जगह पे आ नहीं पाए हैं, अभी टेस्टिस अपने जगह पर आ नहीं पाए, तो डॉक्टर्स वेट करते हैं, और वेट करने के बाद अगर वो नहीं आते हैं तो वो फिर सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो अब मैंने जैसे बताया कि भाई हमारे अंदर क्या होता है कि भाई हमारे तो उदरगुहा के अंदर नहीं, उदरगुहा के बाहर होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जहां पर इनकी, हाथी की बात हमने की, हाथी के टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं,
एब्डोमेन के अंदर होते हैं, लेकिन ये क्या माइग्रेट कर जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। कहां पर? ये ब्रीडिंग सीजन में उनका जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो फिर से कहां, उधर गुहा के बाहर आ जाते हैं। तो ये भी यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड की ओर। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन भी वहां पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हर एक लेक्चर अपलोड होने के टाइम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वहां पर जाकर के मेरे लेक्चर्स को देखें और वो लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दें और सब्सक्राइब वाला भी बटन को प्रेस कर दें, उसके साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनल कंट्रोल को समझेंगे। थैंक यू क्लास।